तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें कि जो हम पहले स्टडी करेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या टीच करने वाले हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो हम पहले टीच करने वाले हैं, तो जो तुम 10th में पढ़ के आए हो, डोबोर्नियर ट्रेड्स, न्यूलैंड्स, ऑक्टेव, मेंडलीफ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इतना पढ़ के आते हो तुम। तो इसको हम एज ए रिवीजन के तौर पे तुम्हें यहाँ हम टीच करेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि एटॉमिक रेडियस का कंपेयर, अगर तुम्हें 4 ऑप्शन में दिया जाए तो किसका रेडियस ज्यादा है, किसका रेडियस कम है, उसका कंपेयर करोगे। नेक्स्ट जो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दोनों का कंपेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका कंपेयर। साथ में मेटालिक प्रॉपर्टीज का कंपेयर। तो हम यहाँ पर 4-5 चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसको पीरियोडिक के प्रॉपर्टीज के नाम से जानेंगे और उसका हम कंपेयर करेंगे। तो उस टॉपिक का मेन वही होगा तुम्हारा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो मैं पढ़ाऊंगा डोबोर्नियर ट्रेड्स, न्यूलैंड्स, वो एज ए इंफॉर्मेशन टॉपिक है और बाद में लॉजिकल आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करना क्यों नीड हुआ, नीड क्यों है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना। टू स्टडी एलिमेंट्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन, और एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करना क्यों नीड है। सिंपल सी बात है, उसको क्लासिफाइड करना इसलिए नीड है क्योंकि उसको स्टडी करने में हमें आसान हो जाएगा। अब मान लो तुम अभी पढ़ रहे हो और तुम्हें बाद में चल के बैच सेपरेट हो जाएंगे, तो बैच सेपरेट होने का पर्पस क्या है, ताकि स्टडी करने में, टीचिंग करने में आसानी लगे। तो उस एलिमेंट्स को जो अभी तक सर्च हुए हैं उनको ग्रुप में, पीरियड्स में अगर हम क्लासिफाइड कर देते हैं तो उनका स्टडी करना हमारे लिए इजी बन जाता है, इसीलिए क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी इंफॉर्मेशन के लिए जो मैं तुम्हें पढ़ के आए हो वही मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो नोटबुक में लिखते चलना, फिर जब लॉजिकल स्टार्ट हो जाएगा तब मैं तुम्हें आगे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ था, अभी तो 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत कम एलिमेंट्स थे। कब का बात है, जब 1815 का बात है, जब केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ भी नहीं था। उस समय एलिमेंट का सर्च बहुत कम हुआ था, 1815 में। ये सोच लो कि 200 साल पहले, अभी 2020 चल रहा है, 200 साल पहले की बात है कि आज के 200 साल पहले इतना केमिस्ट्री डेवलप भी नहीं था और उस समय एलिमेंट्स इतना सर्च भी नहीं हुए थे। तो हमें उस एलिमेंट्स के कैसे, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो आए डोबोर्नियर्स। तो हम यहां पढ़ेंगे तो पहला जो यहां पर हम पीरियोडिक के क्लासिफिकेशन में जो पहला हम साइंटिस्ट का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डोबोर्नियर्स, जो तुम पढ़े भी होगे 10th में। डोबोर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड, डोबोर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स, डोबोर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। तो बताओ मुझे डोबोर्नियर ट्रेड्स किसको बोलते हैं, डोबोर्नियर ट्रेड्स किसको बोलते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, लॉ कब आया, डोबोर्नियर
डोबर्नियर बिटवीन 1815 टू 1829, इसके बीच में उन्होंने अपना ये थ्योरी दिया, गिव हिज लॉ ऑफ ट्रेड्स, यानी ट्रेड्स का सबसे पहले लॉ 1815 से 1829 के बीच में दिया। ए ट्रेड इज सर्टेन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, उन्होंने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया जिसको हम ट्रेड के नाम से जानते हैं, विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स को मिला के क्या बनाया, ग्रुप बनाया, जिसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर होगा। अकॉर्डिंग टू हिम in the trade, the atomic mass of middle element will be equal to mean mass या एवरेज मास, एवरेज बोलो या मीन बोलो, मीन मास ऑफ या अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट, और यहां पर एक वर्ड लगा देंगे अप्रोक्सीमेट, क्योंकि कभी कभी हो सकता है एग्जैक्ट ना भी आए और कभी कभी एग्जैक्ट आ भी जाए। अप्रोक्सीमेट एवरेज या मीन मास या अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट, ये तुम लोग 10th अगर हम पढ़ के आते हो, इसमें ज्यादा हम विशेष बात नहीं करेंगे। तो डोबर्नियर ट्रेड्स के बारे में 3 एलिमेंट्स को मिला के उन्होंने ट्रेड्स का नाम दिया, तो ट्रेड्स इसी के नाम पे पड़ा हुआ है, 3 एलिमेंट्स की वजह से ट्रेड्स नाम दिया गया है। और जो मिडिल एलिमेंट्स का मास होता है, वो जो 2 ऑल एलिमेंट होते हैं उनका एवरेज मास के बराबर होता है। तो ये उनका स्टेटमेंट था, ये लिख लिए होगे। और इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि तुम अब 11th में आ चुके हो। 10th से क्वेश्चंस तुम्हें थ्योरेटिकल पूछा भी जाता है इसमें कि बताओ डोबर्नियर ट्रेड्स के बारे में लिखो। अब तो तुम 11th में आ गए हो, तो यहाँ तुम्हें एमसीक्यू मिलेगा, और एमसीक्यू जब मिलेगा तो तुम यहाँ से अभी एक भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ये लिख लिए होगे। अब इसका तुम्हें जो एमसीक्यू आएगा उसमें से तुम्हें क्या करना है, ट्रेड्स का नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये तुम्हें एग्जाम्पल से मिल सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 7, 23 और 39 इसका मास है, एटॉमिक वेट है। अब मीन मास या एवरेज मास क्या होगा, 7 + 39/2 क्या हो जाएगा, ये 23। तो देखो एवरेज मास मिडिल का क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप इस ट्रेड्स को याद रखोगे, यानी लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को अगर हम देखें तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इस दोनों का मास का एवरेज 23 आया, और ये मिडिल वाले के बराबर है। तो डोबर्नियर्स ने 3 को एक सेट में रखा, उन्होंने एक सेट बनाया और बोला कि 3 एलिमेंट को एक सेट में हम रखेंगे जिसका मास बराबर आ जाए।
अब ध्यान देना एक बात ये कि आज के टाइम में अगर हम कंपेयर करें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आज के टाइम में ये तीनों एक ही ग्रुप में होते हैं और ये अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब उन्होंने सही से पुट किया हुआ था। इसका मतलब यही हुआ ना कि आज के टाइम में भी ये तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप में है, यानी तीनों का वैलेंसी वगैरह मैच करता है, तो तीनों को एक ग्रुप में पुट किया तो इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा ये शो करेगा। तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो ये मैच करता है, लेकिन ये नहीं कि आज के टाइम में हम सारे एलिमेंट्स को लेके और चेक करने लग जाए। ठीक है, उस समय एलिमेंट्स की संख्या कम था, इसलिए उन्होंने ऐसा ट्रेड्स का सेट बनाया। लेकिन आज के टाइम में ये रूल फेल हो गया था, क्योंकि उस समय एलिमेंट्स कम थे, तो ये रूल पे सेट भी हो जा रहा था। लेकिन आज के टाइम में तो 118 एलिमेंट्स है, ये रूल पे सेट भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये रूल मतलब डोबर्नियर स्टेट आगे नहीं चला था। जैसे जैसे एलिमेंट और सर्च होने लग गए, ये उनका ड्रॉबैक में चला आया और वो ये रूल फेल होता चला गया। तो यहां से एमसीक्यू में तुम बस इतना याद रखना कि डोबर्नियर स्टेट्स में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये डोबर्नियर्स का पहला सेट है। नेक्स्ट हम अगर एग्जांपल में बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का मास होता है एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 35.5। ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। अगर हम चेक कर ले एवरेज मास अगर हम चेक कर ले तो इसका और इसका मास यानी 35.5 अपॉन 127 अपॉन 2, अगर एवरेज मास चेक करें तो 81.25 आएगा। लगभग ये बराबर है, तो एग्जैक्ट भी ऐसा नहीं कि बराबर होना चाहिए। तो उन्होंने दूसरा सेट बनाया और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को एक सेट में रखा। आज के टाइम में अगर हम देखें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक ही सेट में है, एक ही ग्रुप में होते हैं, ग्रुप नंबर 17, और इनका वैलेंसी और मैच करता है। तो आज के टाइम में और उनके उस टाइम में बिल्कुल उन्होंने सही से पुट किया था। तो गलतियां कहां हो गई? गलती नहीं थी, जैसे जैसे और एलिमेंट बढ़ता गया, जैसे जैसे ये एलिमेंट्स और बढ़ता चला गया, उस केस में एलिमेंट्स अगर और इंक्रीज होता चला गया तो ये सेट नहीं बन पा रहा था। ठीक है, अब सेट नंबर 3 हम याद करेंगे। सेट नंबर 3 क्या है? तो सेट नंबर जो 3 है वो है कैल्शियम। एग्जाम्पल नंबर 3, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। सेट नंबर 3 है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। एटॉमिक वेट अगर हम बात करें तो इसका होता है 40, इसका होता है 88 और इसका होगा 137। अगर हम एवरेज मास हम निकाले तो एवरेज मास हो जाएगा 40 प्लस इसका और इसका 137 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 88.7। तो ये अप्रॉक्स इसके बराबर आया था। अगर आज के टाइम हम देखें तो कैल्शियम, बेटा मंगेकार, स्कूटर बाप, ये तीनों एक ही ग्रुप में रखा हुआ था। यानी इन्होंने जो सेट बनाया है बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन यहां पर इस समय आइसोटॉप्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, ओनली एलिमेंट्स। आइसोटॉप्स इस समय सर्च भी नहीं हुए थे, तो इस उसके ड्रॉबैक में आएगा। तो इन्होंने जो सेट बनाया वो 3 सेट बनाया और ये तीन सेट याद रखोगे। ठीक है, ये 3 सेट से तुमसे ये तीनों सेट ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये डोबर्नियर्स का जो ट्रेड्स है वो क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? जैसे जैसे और एलिमेंट का सर्च हुआ तो वो इस पे सेट नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था। आइसोटॉप्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था यहाँ पे। ठीक है, आइसोटॉप्स को कहाँ रखा जाए, ये तो बहुत बाद में आया था, क्योंकि ये बहुत इनिशियल फेज के बात है, 1815 के बात है। तो ये आप सेट याद रखोगे। ड्रॉबैक यहाँ लिखने, आप 11th में हो यहाँ पे, तो यहाँ लिखने के लिए तुम्हें नहीं आएगा कि 10th की तरह। तुम्हें मैं एक बात बता दूं, 10th की तरह थ्योरेटिकल मत पढ़ना,
कि थ्योरी 10th में सर ने लिखवा दिया और उसको हमने लिख लिया, उसको रट लिए, फिर क्वेश्चन आएगा वही वाला, उसका हम आंसर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं आएगा। यहाँ पर एमसीक्यू चलता है, तो मोस्टली यहाँ पर आपको एमसीक्यू करना है। ठीक है, अब हम ड्रॉबैक वगैरह रिटेन में नहीं लिखवा रहे, तो लोग 10th में पढ़ के आते भी हो। तो अब हम दूसरे लॉ पे चलते हैं। जब ये लॉ फेल हुआ तो हम आगे आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो राइट डाउन करना न्यूलैंड, ये भी जानते होगे न्यूलैंड। ऑक्टेव क्यों नाम पड़ा? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। तो जब ये डोवर्नियस का ट्रेस फेल हुआ तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव नाम आया, सारे का 8वां एलिमेंट। ठीक है, इसमें बस स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो लिख लेना न्यूलैंड। ये कब का बात है? इन 1865, यानी 1815 में डोवर्नियर्स आए और लगभग 50 साल बाद न्यूलैंड का रूल आया। आफ्टर 50 ईयर न्यूलैंड का 50 साल बाद रूल आया। प्रेजेंटेड न्यू लॉ, प्रेजेंटेड न्यू लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसको नाम दिया ऑक्टेव क्योंकि हर 8वां एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज से क्या कर रहा था? मैच कर रहा था, सारे गांव पापे। तो इफ the known element are arranged, if known elements are arranged, if known elements are arranged in increasing order of, in increasing order of their atomic weight, their atomic weight, then the eighth element, then the eighth element had the properties, had properties similar to those of first element, as the 8 node of octave, lithium, beryllium, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, 20 तक। उस समय ज्यादा एलिमेंट का सर्च भी नहीं हुआ था। अब ध्यान देना क्या बोल रहा है इसका रूल। तो ये सब तुम 10th में ऑलरेडी पढ़ के आते हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इन 1865 में यहाँ छूट गया, न्यूलैंड्स लॉ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इफ क्या है? एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऑक्टेव ने किस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, देन एर्थ एलिमेंट यानी 8वां एलिमेंट, नोड, नोट नहीं, नोड, नोड है। देन एर्थ एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू, यानी हर 8वां एलिमेंट का। अब देखो यहाँ इनर्ट गैस वगैरह नहीं रखा गया है क्योंकि उस समय इनर्ट गैस का सर्च नहीं हुआ था। ठीक है, हालांकि मेंडलीव के टाइम भी नहीं हुआ था, मेंडलीव के बाद रामसे ने किया था, उस समय मतलब पीरियोडिक टेबल में उसको लाया था। अब देखो लिथियम,
लिथियम के बाद मास ज्यादा होता है बेरिलियम का, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। अब ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब जो 8वां एलिमेंट आएगा सोडियम, हालांकि 8वां एलिमेंट नियॉन होना चाहिए था लेकिन उस समय सर्च नहीं हुआ था, तो 8वां एलिमेंट सोडियम जब आया तो हर 8वां एलिमेंट इसके 1 2 3 4 5 6 7 8वां एलिमेंट इससे मैच, इसका 8वां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8वां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, वो उसके नीचे रखता गया और उनका देखा कि प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है। अभी इतना ही तक एलिमेंट सर्च हुए थे, कैल्शियम तक 20 तक, ठीक है। उन्होंने आज के टाइम में अगर देखें हम तो बिल्कुल उन्होंने सही बताया, लिथियम सोडियम पोटेशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बोरॉन एल्युमिनियम कार्बन सिलिकॉन आज के टाइम में बिल्कुल सही मैच कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे और एलिमेंट सर्च होता गया वो क्या होता चला गया, ये इनका रूल फेल होता चला गया। एर्थ एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दी दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। 8वां एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज यानी इसका 8वां एलिमेंट ये है, इनका मैच करेगा। इसका 8वां एलिमेंट ये है, द फर्स्ट एलिमेंट एज द 8 नोड ऑफ ऑक्टेव। अब ये म्यूजिक वाला है, 8 नोड ऑफ ऑक्टेव, सा रे गा मा पा फिर सा आता है। तो ये म्यूजिक वाला जो म्यूजिक तुम लोग सीखते हो या जो जानता होगा तो उसका हर 8वां नोट पहले वाला से मैच करता है। तो 8 नोड ऑफ ऑक्टेव, सा रे गा मा पा ध, तो ये हर 8वां नोड उससे मैच करता है। उसी तरह से इसका हर 8वां एलिमेंट इससे मैच करेगा। तो न्यूलैंड्स में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे? न्यूलैंड्स में कोई ज्यादा खास क्वेश्चंस तुमसे नहीं पूछा क्योंकि लिखना तो है नहीं हमें 11th में, हमें एमसीक्यू ढूंढना है। तुमसे स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूं अपना अप्रोच एमसीक्यू की तरफ रखना कि हर लाइन से तुम्हें क्वेश्चंस एराइज करना है। यानी कि थ्योरी रटने से नहीं होगा, तुम्हारा पढ़ने का अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। वो तुम्हें अभी मेरे बोलने से तुम वो नहीं सीखोगे, जब तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आने लगेंगे और जब तुम एग्जाम देने लगोगे और मार्क्स अप एंड डाउन आएगा तब सोचोगे कि हम मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो इसीलिए मैं तुमसे बोलता हूं कि हर लाइन से एक क्वेश्चंस तुम्हें निकलेगा और उस अप्रोच से तुम्हें पढ़ना है। ये नहीं कि रट लिए इसको और लिखने के लिए आएगा तो लिख देंगे ऐसे ही। हर लाइन से एक अप्रोच का क्वेश्चन तुम्हें खुद एनालिसिस करके बनाना होगा एमसीक्यू के जैसा। तो अप्रोच चेंज करना होगा पढ़ने का। तो 10th में और 11th में कम से कम पढ़ने का गैप जो है बहुत ज्यादा है। 11th और 12th में तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, उसमें गैप नहीं होगा। लेकिन 10th से जब तुम 11th में आते हो ना तो गैप बहुत आएगा। अभी तुम्हें फील नहीं हो रहा हो गैप, क्योंकि तुम अभी एक भी एग्जाम फेस नहीं किए, तुम्हें अभी चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। तो ये धीरे धीरे तुम्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बेटर होगा मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए, लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। हर लाइन से एमसीक्यू, थ्योरी के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। एमसीक्यू ज्यादा तुम्हें अटेम्प्ट करना होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हर चीज मैं तुम्हें बताऊंगा धीरे धीरे कि समय के साथ कब क्या करना है। बस इतना भी ध्यान रखो कि मैथमेटिकल अप्रोच रखो, ठीक है। न्यूलैंड, न्यूलैंड के बाद आया लोथर मेयर का कंसेप्ट। न्यूलैंड के बाद आया लोथर मेयर का कंसेप्ट। तो लोथर मेयर जो थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे। देखो लोथर मेयर और मेंडलीफ एक ही समय के साइंटिस्ट थे। लोथर मेयर और मेंडलीफ एक ही समय के साइंटिस्ट थे। लोथर मेयर जर्मन साइंटिस्ट थे और मेंडलीफ रशियन साइंटिस्ट थे। लोथर मेयर ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पे काम किया और मेंडलीफ ने केमिकल प्रॉपर्टीज पे काम किया।
लेकिन ज्यादा फेमस जो है वो मेंडलीफ वाला है, उसी से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी ग्रुप और पीरियड्स वहीं से बन के आया। तो हम 10th वगैरह में लोथर मेयर नहीं पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ तुम्हें तीसरा जो है वो लोथर मेयर पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान देना, लोथर मेयर और मेंडलीफ एक ही समय के साइंटिस्ट थे। तो थर्ड लिखना लोथर मेयर। लोथर मेयर एक तुम्हारा होता है टेरोलिक हेलिक्स, उसका भी मैं लास्ट में बता दूंगा। टेरोलिक हेलिक्स भी एक मेथड है, टेरोलिक हेलिक्स। अब यहां पर हम लोथर मेयर के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री लिख देते हैं ताकि तुम्हें नॉलेज हो। ठीक है, तो लिखना लोथर मेयर। लोथर मेयर जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मनी के हैं। एंड मेंडलीफ, मेंडलीफ रशियन साइंटिस्ट थे। रसिया का थे। जो भी तुम्हें वैक्सीन आ रहा स्तूपिन, वो रसिया का ही है। लोथर मेयर, लोथर मेयर वर्कड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मतलब डेंसिटी, रेडियस, मास, वॉल्यूम। वर्कड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड मेंडलीफ वर्कड ऑन, एंड मेंडलीफ वर्कड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शन के बारे में, कैसा रिएक्शन दे रहा है, वैलेंसी कितना है, कैसे रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो लोथर मेयर और मेंडलीफ एक जर्मन साइंटिस्ट है और एक रशियन साइंटिस्ट है। लोथर मेयर वर्क किए फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर और मेंडलीफ जो वर्क किए वो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, मतलब रिएक्शन वगैरह। लोथर मेयर ने क्या किए, अब जैसे मेंडलीफ ने क्या बनाए थे, मेंडलीफ ने ग्रुप और पीरियड नाम दिया था कि ये ग्रुप है और ये पीरियड है। लोथर मेयर कोई ग्रुप और पीरियड नहीं बनाए थे, लोथर मेयर एक ग्राफ प्लॉट किए थे। तो लिखेंगे लोथर मेयर, लोथर मेयर प्लॉटेड द ग्राफ, उन्होंने ग्राफ बनाया था। प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम, यानी एटम जब स्फेरिकल थे तो उसमें वॉल्यूम हुआ करता है, तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास। इतना लिख लो पहले, फिर आगे आते हैं।
साइंटिस्ट के हिस्ट्री पे क्वेश्चन नहीं आता है, ये 10th क्लास नहीं है, 11th क्लास है, जानकारी के लिए तो बताए। दिख रहा है ये? अगर तुम्हें दिख रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। यही है लोथर मेयर कर्व। हर्ष, यहाँ पर एग्जाम रिटन नहीं, यहाँ पर एमसीक्यू ज्यादा होंगे। नीट और जेई और सीटी का तैयारी करने आए ना, बोर्ड में थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या? बोर्ड में आएंगे तो यहाँ बोर्ड की तैयारी बाद में होंगे ना, बोर्ड जब 12th में जाओगे तब होगा ना, ये 10th थोड़े ना है। तुम्हें 100 पेपर अगर एमसीक्यू दोगे तो एक पेपर तुम्हें बोर्ड का दोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लोथर मेयर ने, अब यहाँ से तुमसे एमसीक्यू क्या पूछेगा, तो हर मैं तुमसे यही बात बोल रहा हूँ, अगर मेरे बात पे गौर करके ध्यान दोगे तो स्टार्टिंग से तुम्हें अच्छे मार्क्स आएगा, और नहीं तो तुम फंस जाओगे कि हमने क्या कर दिया। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में तुमसे मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए, एमसीक्यू अप्रोच होना चाहिए, थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं पढ़ना है। थ्योरी पढ़ो तो उससे क्वेश्चंस का अप्रोच हो कि क्वेश्चंस क्या पूछेगा। अच्छा, क्वेश्चंस कैसा आएगा वो धीरे धीरे तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि समय के साथ कैसे तुम्हें एग्जाम देना है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, बोलो, सोचो क्या पूछा जा सकता है। क्या ये पूछेगा क्या कि लोथर मेयर कहाँ का रहने वाले थे, ये पूछेगा क्या कभी? और मेंडलीव कहाँ का रहने वाले थे? ये तुम्हें नॉलेज पर्पस के लिए बताया गया है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि लोथर मेयर किसके ऊपर वर्क किए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। मेंडलीव किसके ऊपर काम किए, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो ये क्वेश्चंस का अप्रोच होना चाहिए। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोथर मेयर ने जो ग्राफ प्लॉट किया वो किसके बीच में प्लॉट किए उन्होंने। तो एटॉमिक वॉल्यूम एक क्वेश्चन जो तुम मटेरियल मिलेगा गोडाउन से, उसमें भी एक क्वेश्चन है कि लोथर मेयर ने जो ग्राफ प्लॉट किया उस ग्राफ में किसके किसके बीच में प्लॉट किया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। अभी तुम्हें जो मैं दिखा रहा था तो उसमें तुम ध्यान से अगर देखोगे तो देखो वाई एक्सिस पे, फिर से देख लो, दिख रहा है? वाई एक्सिस पे देखो क्या लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम है और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास है। तो ये किसके बीच में उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया है वो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो मैं इसके ऊपर लिखवा दे रहा हूं और ग्राफ जो है मैं कल ड्रॉ करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है। तो मैं 2-3 पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं और उस पॉइंट्स को हम कल एनालिसिस कर लेंगे। तो क्योंकि वो पॉइंट्स लोथर मेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन यहां से उठाया जाता है, तो जो मैं आगे वाला पॉइंट्स लिखवा रहा हूं वो पॉइंट्स आपके पूछा जाएगा, तो उस पॉइंट्स को लिख लो। कल हम इसके बारे में जब ग्राफ तुम्हें बता देंगे तब उसमें तुम एनालिसिस करवाएंगे। तो लिखना लोथर मेयर कर्व, यानी जो ग्राफ हम बनाएंगे उस ग्राफ में क्या क्या एनालिसिस होगा। पहला एनालिसिस, अल्कली मेटल having the largest, ये सब मैं डिस्कस कल करूंगा, तुम अभी बस लिखते चलो। द लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम ऑक्युपाई द मैक्सिमा ऑफ द कर्व, मैक्सिमा ऑफ द कर्व। अब मैक्सिमा क्या होता है,
अल्कली मेटल क्या होते हैं सब कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस राइट डाउन करो। दी अल्कलाइन अर्थ मेटल, दी अल्कलाइन अर्थ मेटल, दी अल्कलाइन अर्थ मेटल, दी अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऑक्यूपाई एट द मिड ऑफ the midpoint of position on the descending point of curve, descending point of curve। थर्ड पॉइंट जो है इसका हैलोजन। अब हैलोजन किसको बोलते हैं हम कल अब सब डिस्कस करेंगे। हैलोजन ऑक्यूपाई पोजीशन on ascending portion of the curve before inert gas। फोर्थ पॉइंट है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं वो सब कल बात करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्यूपाई एट द मिनिमा ऑफ द कर्व, मिनिमा ऑफ द कर्व। तो पहले इसके बारे में लिख लो, और मैं अभी तुम्हें पिक बोला खींचने के लिए, तो उसमें से खींचे होगे, तो अगर तुम अभी पिक खींचे होगे तो उसको ड्रॉ कर लेना, नहीं तो मैं कल ड्रॉ करवाऊंगा, और इस 4 पॉइंट्स के बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा। 4 पॉइंट जो है वो डिस्कस करूंगा, लेकिन पढ़ने का अप्रोच चेंज होना चाहिए। मैं तुम लोग से कई बार बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल अप्रोच मत सोचना कि बोर्ड में आएगा तो हम 4 पॉइंट लिख देंगे। तुमसे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, एमसीक्यू में तुमसे कैसे इसके ऊपर स्टेटमेंट पूछा जाता है, तुमसे 4 स्टेटमेंट पूछा जाएगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और ये उल्टा पुल्टा लिखेगा। अल्कली मेटल को मिड में नहीं लिखेगा, नॉट मिड, हैलोजन को इधर उधर लिखेगा, ट्रांजिशन को बोल रहे कि मैक्सिमम में लिखा गया है। तो ये सब चीजें कल मैं अब डिस्कस करूंगा, बट अप्रोच सही रखना है। तो ये तो इंफॉर्मेशन बेसिस पे है। तुम्हें अब कई बार, अब जो टॉपर होगा उसका देखो अप्रोच क्या होगा। एक तो इंफॉर्मेशन बेसिस को अच्छे से इंफॉर्म करेगा, दूसरा वो लॉजिकल क्वेश्चंस, जैसे अभी लॉजिकल आया नहीं है, लॉजिक लगाना, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन लॉजिक लगाना, अभी आगे आएगा उस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल्स आता है मैथमेटिकल, उसका अप्रोच कैसा है। ये सब जिसका अच्छा होगा वही टॉपर बनेगा। केवल थ्योरी पढ़ने से टॉपर नहीं बनता है। अभी सारा पॉइंट से तुम्हें आगे डिस्कस होगा मिहिर, सारे पॉइंट्स अभी धीरे धीरे आएंगे। अभी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे मैं आएगा वो मैं बता दूंगा। अभी ये जो टॉपिक चल रहा है इंफॉर्मेशन बेस है, कहीं पर लॉजिकल बेस आएगा कि लॉजिकल, कहीं लर्निंग वाला आएगा कि तुम्हें रटना पड़ जाए, कहीं पर न्यूमेरिकल्स आएंगे कि जहां पर तुम्हें मैथ की तरह सोल्व करना होगा। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, लर्निंग वाला क्वेश्चन, ये सारा अप्रोच तुम्हारे पास होना चाहिए, तब तुम टॉपर कहलाओगे। ऐसा नहीं कि एक चीज में तुम बहुत अच्छे हो, दूसरे में न्यूमेरिकल्स तुम्हें नहीं आ रहा है, तो यू आर नॉट ए टॉपर। टॉपर बनने के लिए हर अप्रोच तुम्हारे पास सही, हर निशाने पे तुम्हें गोली लगना चाहिए, तब तुम सही जाके टॉपर बनोगे। और हर साल टॉपर बनते भी हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है। तो टॉपर बनने के लिए न्यूमेरिकल ऑर्गेनिक में नहीं आता है, ठीक है। फिर तुम कैसे समझोगे सही पढ़ रहे हो, समय आएगा, समय अभी उतावले नहीं हो, एक्साइटेड मत हो, अभी बहुत टाइम है। तुम सब कौन कितना पानी में है वो सब समय के साथ तुम्हें मालूम चलेगा।